फिर भी पढ़ा रहे, पटना था इसका। अब हम लोग पढ़ने वाले स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये ऐसा एक जोन बना दिया जाता है जिसके अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो। यहाँ पे है ना, हम लोग ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें निर्माण करके भारत से बाहर की ओर क्या करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करें। इसके अंदर अगर तुम अपना कंपनी स्थापना करोगे, इंडस्ट्री, तो तुमको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए क्या किया गया था ना, सबसे पहला जो है एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात संवर्धन प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया था। गुजरात का एक कांडला नाम का जगह था, गुजरात का कांडला में 1965 में बनाया गया था एशिया का पहला ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, एशिया का। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, 1965 में बनाया गया। फिर 2000 में क्या हुआ, 2000 में हुआ इस पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी का घोषणा हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंसमेंट का घोषणा हुआ। उसके बाद है ना सेज एक्ट आया 2005 में। क्या आया, सेज एक्ट। फिर ये 2006 में ये सेज एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। फिर सेज एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। तो समझ में आया ये सब कहानी। सबसे पहले गुजरात के कांडला में बना, फिर ये पॉलिसी आया, फिर सेज एक्ट कानून बना, फिर ये क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है। तो ये जो एक पॉलिसी बनता है वो तो समुद्र के किनारे ही लगता होगा जोन। सब चीज़ देखा जाता है। अब यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब क्रिएट किया गया था पहली बार, तो 2000 में जो इकोनॉमिक जोन पॉलिसी आया था उसी में। फिर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर इस्टेब्लिश टू प्रोमोट द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज द प्राइमरी इंसेंटिव ऑफर्ड टू द फर्म्स इन एसईजेड। मतलब बोल रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को किस लिए स्थापना किया जा रहा था, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के लिए नहीं। हाई इम्पोर्ट रहेगा ड्यूटीज़ मतलब टैक्स लगेगा, तब बाहर कैसे सामान सस्ता नहीं होगा तो दूसरे देश में बिकेगा नहीं जल्दी। स्ट्रिक्ट लेबर लॉ स्ट्रिक्ट बना देगा तो मजदूर काम कैसे करेगा वहाँ पे, प्रोडक्शन नहीं होगा। बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैन कर देगा तो फिर यहाँ पे पूंजी कौन लगाएगा। टैक्स हॉलीडेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इसके लिए हुआ था। मतलब टैक्स में कुछ छूट मिलेगा यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे इस एरिया में, तो क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे बोला है 2006 में जो बना था तो इसका क्या फीचर्स नहीं था, ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ इसके अंदर क्या है, आर्थिक गतिविधि किया जाएगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। प्रमोट इम्पोर्ट, नहीं यही लाइन गलत है। इम्पोर्ट मतलब क्या, बाहर से सामान लाना था, इसमें यहाँ का सामान बना हुआ बाहर भेजना था। प्रमोट एक्सपोर्ट ना कि इम्पोर्ट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ रोजगार पैदा करना था, ये सही था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हाँ ये भी सही था। फिर से बोल रहा है जो सेज पॉलिसी है, एक्ट बना 2005 में, तो कब से लागू हो गया, तो 2006 से लागू हुआ था। याद हो गया सारा, सब याद हो गया, थोड़ा देर और पढ़ लो फिर चलेगा। फिर से बोल रहा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, लघु और कुटीर उद्योग, वो किस लिए ज़रूरी है, तो बताया थे जो छोटा इंडस्ट्री होता है उसमें मशीन कम होता है, वो लोगों को रोज़गार बहुत देता है, इसका ये ज़रूरी था। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो छोटा इंडस्ट्री है उसके विकास के लिए एक संस्था बनाया गया था, सीडो। कौन सा संस्था बनाया गया था, सीडो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था, 1954 में। फिर यहाँ पे भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। मतलब बताए थे कि जो इंडस्ट्री चलता है भारत में तो इसको फाइनेंस भी तो करता है बैंक सब, तो इसके लिए बैंक फाइनेंस करता है। मेन बैंक है इंडिया में आईडीबीआई बैंक किसके लिए है, तुम वहाँ पे जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल लोग को लोन मिलता है वहाँ पे। ये 1964 में इसका स्थापना हुआ था। आईडीबीआई ना बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग को लोन देता है। लेकिन पहला ऐसा कौन बैंक था जो इंडस्ट्रियल लोग को लोन देता था, तो आईएफसीआई है। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
ऐसे ही कुछ करके है इंडस्ट्री। ये 1948 में स्थापना हुआ था। इस सब बैंक जैसे नाबार्ड होता है ना, नाबार्ड का नाम सुना है, बैंक ही है, सुना है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देगा। आरआरबी पढ़ाए थे एक दिन, रीजनल रूरल बैंक, रूरल बैंक, तो गांव के विकास के क्षेत्र के लिए देगा। कोई भी प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक, हाँ ग्रामीण बैंक वही हुआ। कोई भी प्राइवेट बैंक गांव में नहीं स्थापना करना चाहता है क्योंकि बहुत खर्च होगा, तो फिर गांव का लोग तो पिछड़ जाएगा। और सरकार का काम क्या है, सरकारी सबको देखना है, सबका साथ सबका विकास, तो उस कारण सरकार स्थापना करता है। और जो IFCI का स्थापना कब हुआ था, 1948 में। वो जिस तरीके से IDBI है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री को लोन देता है, लेकिन एक छोटे छोटे इंडस्ट्री को जो लोन देता है उसका नाम है सिडबी। सिडबी नाम सुना है कहीं कहीं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1991 में स्थापना हुआ था। अब यहाँ पर है कि भारत में रुग्ण औद्योगिक इकाई का क्या है, मतलब सिक इंडस्ट्रियल यूनिट क्या है, मतलब किस टाइप की इंडस्ट्री को बीमारू इंडस्ट्री कहेंगे, मतलब कि नेड़ुआ इंडस्ट्री। जैसे बिहार में अभी चीनी मिल सब है, तो सब सिक इंडस्ट्रीज है, वो सब क्या है, फिर मड़ुआ मतलब इंडस्ट्री नहीं चलता है, क्या है, तो इसका डिफिनीशन है वैसा इंडस्ट्री जिसको वर्तमान वर्ष में मतलब करेंट ईयर में और पिछले 5 साल के वित्तीय वर्ष में हानि उठानी पड़ी हो। अभी करेंट ईयर में भी, अब पिछला 5 साल से भी इसको क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो उस इंडस्ट्री को, तो इसको क्या कहेंगे, बीमारू इंडस्ट्री। अडानी का इंडस्ट्री को कह सकते, बीमारू है अडानी का इंडस्ट्री। अडानी कुछ दिन पहले तक हो गया था ना। क्या बोल रहा है, करेंट ईयर में अब पिछले 5 साल से, 5 साल, ये दोनों बात क्या होना चाहिए कंपलसरी, तो ये होगा, ठीक है। ऐसे और भी डिफिनीशन होता है बीमारू इंडस्ट्री का, सिक इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक्ट आया था ये 1985 में, इसमें दिया हुआ है कि इसको बीमारू इंडस्ट्री कहेंगे तो कंपनी को रजिस्टर्ड हुए कम से कम 7 साल हो गया हो। और फिर यहाँ पे बोला कंपनी को चालू वर्ष या उससे पहले वर्ष में क्या हो, हानि हुआ हो, और यदि इसको 5 साल में किसी भी वर्ष में कंपनी का शुद्ध परिसंपत्ति मतलब जो एसेट है वो 50% से भी कम रह जाए। मतलब यही सब बात कर रहा है कि रजिस्टर्ड 7 ईयर्स तक हुआ जाना चाहिए, करेंट ईयर्स में इसको लॉस होना चाहिए, पिछले 5 साल से भी क्या हो रहा होगा उसको हानि होता हो, तो इन सभी को क्या बोलेंगे, बीमारू। फिर यहाँ पे कि इन दिसंबर 1991 which act was amended to bring public enterprises under the purview of the Board for Industrial and Financial Reconstruction BIFR का क्या स्थापना किया गया था, BIFR का स्थापना किया गया था। देखो अब जब बीमारू इंडस्ट्री जो है सिक इंडस्ट्री, तो उसके लिए सरकार सोचेगा ना, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया, सिक्का एक्ट, सिक इंडस्ट्री कंपनसेशन एक्ट 1985 में। इसी एक्ट के अंदर 1987 में एक संस्था बनाया BIFR। इसका काम था कि जो बीमारू इंडस्ट्रीज है उसको देख रेख करके इसको क्या कराना, ग्रोथ कराना। तो उसे वही पूछ रहा है, तो किस एक्ट के अंदर बना था BIFR 1987 में, सिक्का एक्ट। अब उसके बाद है BIFR का स्थापना कब हुआ था, 1987 में, सिक्का एक्ट 1985 के अधीन, मतलब उसके अंदर ही में। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द सिक यूनिट्स, मतलब जो सिक मतलब कि किसको सेटअप किया गया था सिक्का एक्ट के अंदर, BIFR का, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म ये है। BIFR का स्थापना 1987 में। फिर यहाँ पे बोल रहा है वही बात है, ये तो हो ही गया, सिक्का एक्ट के अंदर इसका बना था। अब देखो एक कंपनी होता है महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, नाम सुना है कभी, नवरत्न कंपनी, दर्जा दिया जाता है। जो बहुत बड़ा कंपनी हो गया महारत्न, जो इससे छोटा हो गया नवरत्न, जो सबसे छोटा हो गया उसको मिनी रत्न बोलते हैं। वर्तमान में भारत में अभी 14 ऐसा कंपनी है PSU सरकारी कंपनी जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी किसको कहेंगे, जिसका 2 क्वालिटी है। अगर उस कंपनी को बिना किसी सरकारी अनुमति के 5,000 करोड़ तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कंपनी बिना सरकारी अनुमति के, कितना, 5,000 करोड़ तक
तो वो कंपनी क्या बन जाएगा, महारत्न कंपनी। और उनका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ मतलब उनका जो एवरेज जो है, एवरेज ईयरली प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट, वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। दो चीज़ होना चाहिए, एक तो उसको 5,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना सरकार से पूछे, और जो एवरेज जो होना चाहिए वार्षिक उसको प्रॉफिट शुद्ध लाभ मतलब 5,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो यही है तुमको 14 वो महारत्न कंपनी। कौन कौन है? रिलायंस शामिल है? हाँ रिलायंस नहीं, भेल, BHEL, भेल गवर्नमेंट कंपनी सब है, हाँ। सरकारी कंपनी। सरकारी। तो भेल ये क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी है भेल। फिर से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। फिर कोल इंडिया लिमिटेड कोयला के लिए CIL। फिर गेल गेल इंडिया लिमिटेड। फिर से उसके बाद है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर से ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर से ONGC ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। ठीक है, कॉरपोरेशन। फिर से पावर ग्रिड, फिर से NTPC होगा एक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। फिर से PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक है REC रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर एक सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। फिर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये 14 वो कंपनी है जो महारत्न कंपनी है। इसमें तो बहुत सारा चीज़ तो याद ही रहता है, ये सब का नाम, किसका नाम तुम ज़्यादा सुन रहा होगा, एकदम अजीब टाइप का लग रहा होगा। ONGC। ONGC तो बहुत फेमस नाम है। जैसे ये REC रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर यहाँ पे देखो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PEC। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर से 3 वो है, पावर एक और कहीं पे पावर पड़े नहीं, यही दो है। NTPC बहुत फेमस है, NTPC बहुत फेमस है। पावर का बात करें। फिर से यहाँ पे एक एरोनॉटिकल सुना होगा HAL। सुने। ठीक है, तो बाकी सब तो सुना ही रहता है नाम। ठीक है, तो ये सब कैसा कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है। अब आगे नवरत्न कंपनी, ये 24 वो कंपनी है अभी वर्तमान में, लेकिन अभी 26 वो हो गया है। 2 वही चेक कर रहे थे तभी, वीडियो सुन रहे थे तभी 2 वो बढ़ गया, लास्ट में बताएंगे। तो इसमें इसका क्या है, उसको 5,000 तक इन्वेस्टमेंट करने का अनुमति है बिना सरकार के। इसको बिना सरकार की अनुमति से ही 1,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, और इसका औसत वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ तक। लाभ नहीं बोल रहा है, कारोबार बोल रहा है। ठीक है ना, उसका तो लाभ बोल रहा था 5,000। हाँ उसका लाभ बोल रहा था, प्रॉफिट बोल रहा। अब यहाँ पे देखो ये कौन कौन है इसमें शामिल। तो भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर एक कंटेनर वाला है कॉनकोर। फिर है इंजीनियर्स वाला है कि इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड। फिर नालको एल्युमिनियम का कंपनी है ये। फिर NBCC नेशनल बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, कंस्ट्रक्शन वाला है। फिर एक है मिनरल वाला है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC। फिर है एक नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिग्नाइट किसको, कोयला का प्रकार, मतलब कोयला का कंपनी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मतलब RINL। फिर है RINL यूनिक नाम है। फिर है RCF, उसमें क्या था, रूरल RCE था, इसमें RCF है, देखो इसमें RCE लिखा था, उसमें REC लिखा हुआ, इसमें रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। जबकि ये क्या है, रूरल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फिर SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। फिर यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। फिर यहाँ पर क्या है, नेशनल हाइड्रोटेक पावर कॉरपोरेशन NHPC। फिर यहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी वाला भी है। फिर से जल विद्युत निगम लिमिटेड भी है। फिर नेशनल
हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, फिर से एक है रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल, फिर है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, फिर है यही सब है। कितना नाम बताया जाए, रेलवे फाइनेंस का है, IRCTC, IRCTC ये बहुत तो बहुत फेमस है। फेमस है लेकिन ट्रेन ये के लिए। लगेगा कि महारत्न कंपनी, लेकिन महारत्न नहीं है, इसको इसी बार शामिल किया गया है। ये क्या है, नवरत्न कंपनी है, SVGN, ठीक है। महारत्न याद कर लो बस, वही जो है याद होना चाहिए मेन। इसमें तो इम्पोर्टेंट कंपनी सब तो जान ही रहे हैं, बहुत हाँ। सारा कंपनी जान रहे हैं, स्कैनर DC। मिनी रत्न कंपनी पता है, उसको 2 वो आता है मिनी रत्न में, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। अब 73 मिनी रत्न कंपनी है भारत में, ठीक है। तो देखो अभी क्या बताए थे, 14 वो कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, NTPC, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, फिर क्या था, पावर फाइनेंस रूरल इकोनॉमिक REC, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, फिर है अब Oil यहाँ पे India देखो Limited। हेड क्वार्टर ये महारत्न कंपनी का पूछता है, तो यहाँ पे देखो जो पेट्रोलियम है ना, मुंबई में भी इस सब का हेड क्वार्टर होगा जिसके नाम में है। कोल इंडिया, कोल से कोलकाता, ऐसे भी कोलकाता के रानीगंज ये सब के आसपास वाले एरिया में कोयला मिलता है। ऑयल इंडिया, ऑयल मिलता है तुमको, पेट्रोलियम मिलता है मुंबई में, ऑयल में है असम की ओर मिलता है, डुलजान। पावर किसके पास होते हैं, हरियाणा के पास, हरियाणा मतलब हरियाणी जाट लोग के पास पावर नहीं होता है, तो गुड़गांव में है ये वाला कंपनी का हेडक्वार्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कर्नाटक। अब एरोनॉटिकल मतलब एरोप्लेन से संबंधित है, तो एरोप्लेन में जो चढ़ेगा कौन चढ़ता है, जो बहुत नाटक करता है, ट्रेन से मैं नहीं जाऊँगा, मैं ट्रेन से नहीं जाऊँगा। बाकी सब इस सब का जो बच गया हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। अच्छा, तो सब लिमिटेड कंपनी है, मतलब सारा का शेयर बिका हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड ये सब लग जाए ना, वो उसी से पता चलता है कि इसका शेयर बिक चुका हुआ है। हाँ, तो शेयर तो इसी पे ना लगाते हैं तुम्हारे पास पैसा, यही सब कंपनी में रहता है। अब यहाँ पे है कि पूछ रहा है कि कौन इसमें से जो है महारत्न कंपनी है। भेल है, हाँ है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल ONGC भी है, लिमिटेड, ONGC भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी है, गेल भी है, MTNL सुना है नहीं, और IRCTC तो नवरत्न में है। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्न कंपनी। कौन है महारत्न कंपनी, नॉट है क्या, महारत्न कंपनी क्या पूछ रहा है, महारत्न कंपनी कौन है, महारत्न कंपनी NTPC है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड क्या है, नवरत्न, लेकिन हेवी वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा, महारत्न। ONGC विदेश लिमिटेड, विदेश शब्द लगा दिया ना, PC भी कोई ऐसा नहीं है, NTPC। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज ए नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी बताओ, तो इसमें से महारत्न चुन लो। ये तो महारत्न है, ये महारत्न है, ये तो सुन भी नहीं किया राजस्थान फिर से राष्ट्रीय केमिकल, ये तो सुन भी नहीं किया, सुन में नहीं। नवरत्न ये है, इंजीनियर्स वाला, मिनरल वाला, एक कॉनकोर वाला मतलब कि कंटेनर वाला। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ स्कीम है, आयुष्मान सहकार योजना, कौन के बारे में कौन सा सही है। ये आयुष्मान सहकार योजना मतलब आयुष्मान योजना जो नहीं, हाँ आयुष्मान योजना उसके बारे में बोल रहा है। ये भारत के वित्त मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों शुरुआत करेगा। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया था। इसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारिता का तो ही गया, स्वास्थ्य से संबंधित बात कहा गया था। आयुष्मान योजना नहीं सुना है, आयुष्मान कार्ड, हाँ सुने, तो 5 लाख का इलाज होता है, नवीनीकरण करने की बात कही गई थी, सब चीज़ ठीक है। अच्छा, किस बजट में भारत में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का बारे में चर्चा की गई थी। तो ये 2013-14 के बारे में जब आया था बजट, उसमें बोला गया था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब क्या, मान लो तुम भारत में कोई काम कर रहा है, तुम काम करना चाह रहा है अच्छा, लेकिन तुमसे अच्छा की जगह जितना अच्छा नहीं होना चाहिए उतना भारत का नुकसान हो जा रहा था, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स। नहीं समझा? हाँ समझ गया। तुम आया पढ़ने हमारे यहाँ, पढ़ने आया और तुम यहाँ पे शीशा तोड़ के चल दिए।
अब महीना दे रहा है, जो भी दे रहा है, महीना अब दे महीने कम से ज़्यादा तुम घाटा लगा के चल गया तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी तुम लोग से क्या करेंगे, बस ले लेंगे। स्कूल में होता है ना, खूब डराया जाता है, तोड़ेगा तो पापड़ पैसा लग जाएगा। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू की गई? जेंडर बजटिंग मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट बनाया जाए, कुछ उसमें ध्यान दिया जाए 5-6 में। अभी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किस में आया था? 2013-14 में। महिलाओं के लिए अधिकतर काम आपको 2005 के बाद ही स्टार्ट हुआ। सही बात है, बिहार में खासकर। हाँ। विच वन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द SDI? तो छोड़ो। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइड बाई पर कैपिटा इनकम, बताए थे। यही है आर्थिक विकास का सबसे प्रमुख मापन। फिर से बोल रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए थे नेहरू जी 1952 में। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना, नहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, नहीं हार्मोनियस लाइफ मतलब मिलजुल कर आना, ये और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो CD होगा। किसी एक पर्सनल आदमी का तो कोई वेल्थ गवर्नमेंट बढ़ाना चाहेगा नहीं। फिर से नेशनल पेंशन स्कीम है, इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, इसके बारे में सुनना है। तो नेशनल पेंशन स्कीम को हो जिसको रेगुलेट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? इरेडा के द्वारा, नहीं परफेडा के द्वारा किया जाता है। परफेडा का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। परफेडा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ना कि इरेडा के द्वारा। इरेडा किसको रेगुलेट करता है बताया था? इंश्योरेंस कंपनी को। और सेबी सेवी करता है उसको मनी मार्केट को, नहीं याद है? कैपिटल मार्केट से होंगे। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को RBI कंट्रोल करता है। RBI करता है। कैसे बताए थे? मनी CS MR। MR। फिर हो से गया मेरा चार्ज। ठीक है जाइए। फिर से NPS को सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। ये सेबी क्या करेगा इस सब में? यही पूछ रहा था कि ये NPS को कौन रेगुलेट करता था। परफेक्ट कब आया था? 2004 में, खैया 4 पेंशन लेके। फिर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो किस लिए लाया गया था? किसमें क्या नहीं था? तो उसमें कुआं निर्माण का बात नहीं किया गया था। जल वृत्तों का पुनर्निर्माण में वृद्धि, मतलब कोई पोखर सूख उख रहा है तो उसमें जल भरवा देता था सरकार। वर्षा का जो पानी है इसको स्टोर कर लो। ऑल द बेस्ट, जल निकाय का मरब, ऑल द बेस्ट। झूठ पगला, भूज लग रहा जाना खाने। विच कमिटी सजेस्टेड दैट द इनएक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट? कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, किस एक्ट को रिप्लेस करके कल बताए थे? MRTP एक्ट को। मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969 में इसको रिप्लेस करके। फेरा को रिप्लेस करके कौन आया था? फेमा, बता है? तो राघवन कमेटी है ना, उसी के बेसिस के आधार पे आया था ये कंपटीशन एक्ट। फिर बोल रहा है कि इन विच बजट द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ अनाउंस द लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम? कौन से बजट में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था? ये सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें कुछ रिलेटेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाएंगे ना एक दिन। पैसा का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ट्रेड कैसे चलता है इंडिया दो देशों के बीच में, उसी से संबंधित चीज़, तो उस दिन समझ में आगे जाते। कन्वर्टेबिलिटी कैसे होता है, तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 से 1993 के बीच में। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पे, अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला अब है ना, ये 2026 लागू होने वाला जनवरी में। गैस में सब्सिडी पहले मिलता था ना, अब गैस का दाम है ना मार्केट से ही तय होगा। तो 2026 से शुरुआत होने लगा। किरीट पारिक नाम का कमिटी वो रिकमेंडेशन किया हुआ। तो गैस महंगा मिलेगा? अब पता नहीं, मार्केट जैसा चलेगा उसी हिसाब से मिलेगा। भारत में चीनी उद्योग मतलब सप्लाई डिमांड वो इकोनॉमिक समझ लो, समझ में आता है ना? हाँ, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा। सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड कमेगा। ठीक है, डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास का पैसा आएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में बोल रहा है। तो ये वजन कम करने वाला उद्योग है बिल्कुल। गन्ना का क्या होता है? गन्ना से चीनी बन जाता है तो और हल्का चीज हो जाता है। चीनी से जूस बन जाएगा, वो और हल्का चीज हो जाएगा। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। महाराष्ट्र में पहले तो यूपी है दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे कौन है तुम सर्च करके लाना। तू खोजते रह गया, एक दिन तुमको बोले थे कोई चीज़ खोजने के लिए। GDP
1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, सब यही पड़ता एक है। ट्रिलियन का जीरो हम सच्ची में नहीं ढूंढ पाए। और और जीडीपी जीडीपी बात बताना, महाराष्ट्र भी ऊपर आया गन्ना में, ठीक है। यूपी सेकंड पे, तुमको पता लगाना गन्ना के मामले में, चीनी प्रोडक्शन के मामले में सबसे भारत में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में समझाए थे, क्या बताए थे कि ऐसा बना दो ह्यूमन को स्किल देके ताकि वो क्या कर सके, ह्यूमन कैपिटल बन जाए। तो ये वाला एसेट सही बन होगा जाए। सर, एसेट के रूप में अब बन जाए। बहुत बढ़िया शब्द बोला है तुम पहली बार। चलो अब तुम समझ रहा। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब समझाए थे, मुद्रास्फीति जनित मंदी। उसमें क्या होता था बताए थे। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें तुमको ये महंगाई भी बहुत रहेगा बाजार में, साथ में जीडीपी डाउन हो जाएगा, उस समय मंदी आ जाएगा, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, अब बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जबकि महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी कम होता है, लेकिन ये उल्टा सिचुएशन होने लगता है। मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा इस समय मार्केट में, कम मनी सप्लाई बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भी रहेगा, मनी सप्लाई भी कम होगा। उल्टा मनी सप्लाई महंगाई के समय क्या होता है, बढ़ जाता है उस समय। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करने लगता है। तो ये उल्टा पुल्टा चीज होने लगता है इसमें। तो क्या इसके बारे में सही है, उसी के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सरकार के खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सरकार खर्च में वृद्धि करेगा, गवर्नमेंट अगर खर्च करेगा तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा, जबकि टैक्सेशन में ये नहीं होता है। मनी सप्लाई मार्केट में क्या होता है, कम हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। मतलब बोल रहा है जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आ जाएगा। बिल्कुल सही है, गिरावट आ जाएगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, मतलब डिमांड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। डिमांड में कमी हो जाएगा, आप बोले कमी हो जाएगा क्योंकि तभी तो मंदी आ रहा है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। नहीं, यहाँ पे मनी सप्लाई तो कमी हो जाता है, घरेलू मुद्रा में वृद्धि कैसे होगा, मतलब मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा इस समय, ठीक है। तो क्या होगा, ये गलत है और ये सही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन घुसा दिए थे इन्फ्लेशन का, अब 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मिलेगा। यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीटी का जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर। अब सुन रहा है ना बहुत, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रखा था, क्या बोलेगा, जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एआई क्या चीज के आधार पर बेस्ड है। अगर तुमसे कुछ बोले तो एक लाइन याद कर लो कि इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक मॉडल है लैंग्वेज का, इसका नाम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसी के आधार पे बेस्ड है एआई, ठीक है। 2-3 एग्जाम में देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अब तुम जाकर पढ़ते रहो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है क्या। अब यहाँ पर है कि मेक इन इंडिया जो पता है, मेक इन इंडिया अभी देखिएगा हर एक जगह। मोदी जी कब लाए थे, 2014 में, जिस साल आए उसी साल बोले कि मैं इंडिया को मेक करूँगा। उसमें क्या स्वदेशी सामान को बनाने पे क्या किया जा रहा था, जोर। फिर यहाँ पे द मेक इन इंडिया स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इज एडमायर्ड अंडर द। अच्छा, मेक इन इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है किस किस चीज़ पर बेस्ड है, तो इस पे न्यू प्रोसेसेस पे, फिर से तुमको न्यू इन्वेस्टमेंट पे, न्यू सेक्टर पे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो है उसी में उसको क्या करना, सुधार करना, जो है उसमें। द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एप्लीकेबल टू इंटाइटल्स हुज एनुअल टर्नओवर फॉर एनी प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड। स्टार्टअप इंडिया जो है, पता है स्टार्टअप इंडिया मोदी जी का पकौड़ा छान लो, तो इसका एनुअल टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 25 करोड़, उसी को लाभ मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम विच एम्स डेवलपिंग एन इकोसिस्टम दैट प्रमोट द नेचर एंटरप्राइज अक्रॉस द कंट्री वाज लॉन्च। मतलब स्टार्टअप इंडिया कब आया था, 2016 में, 16 महाजनपद में स्टार्टअप। द स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब आया था, 2016 में। मेक इन इंडिया 2014 में। यहाँ पे कुछ स्कीम है उसका डेट। स्टार्टअप इंडिया कब आया था, 2016 में। 2016 में। स्टैंड अप इंडिया भी 2016 में। स्टैंड अप इंडिया, उठ खड़ो इंडिया।
स्टार्टअप इंडिया में क्या है कि पहले 3 साल तक है ना तुमको टैक्स छूट मिलेगा अगर कोई चीज़ का स्टार्टअप करते हो। अब उसके बाद पीएम उज्ज्वला आया था, ये आया था एलईडी बल्ब के लिए 2015 में। पीएम उजाला आया था 2016 में एलपीजी के लिए, उज्ज्वला बल्ब के लिए, एलपीजी के लिए उज्ज्वला। फिर से उड़ान योजना आया था 2017 में, राष्ट्रीय पोषण अभियान, सौभाग्य बिजली योजना, पोषण बढ़ाने के लिए अभियान चलाया था। 17 पे खतरा, पोषण क्या नहीं मिलेगा तो बच्चा खतरा में चल जाएगा, तो 2017 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आया था। 18 साल के हो गए, ठीक है आयुष, अब तुमको हेल्थ पे ध्यान देना होगा। पीएम आशा योजना 2018, पीएम किसान सम्मान योजना, 2019, इसमें किसान को 6,000 रुपया मिलता है सभी किसान को। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसमें जो श्रम लोग इसको 3,000 रुपया मिलता है 2019। पीएम जल जीवन मिशन 2019। पीएम कुसुम योजना, अभी कुसुम योजना के बारे में पता है, कुसुम योजना में फूल पौधा इस सब पे ध्यान दिया जाता था। अटल भूजल योजना, तो किसान श्रम जल भूजल कुसुम ये सब 2019 में आया हुआ योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना कोरोना के समय ये सब योजना आया था 2020। पीएम मित्र योजना कपड़ा के लिए आया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। पीएम युवा योजना, ये पत्रकारिता करना चाहते हो तुम तो उसके लिए आया था 2021 में। ये सब निपुण योजना पढ़ाई से संबंधित है, 2021 में आया था। हाउ मेनी सेक्टर्स आर अंडर PIL स्कीम, 14 सेक्टर है, ये छोड़ो तुम नहीं समझेगा। अच्छा, भीमबेटका का गुफा है ना, सबसे पुराना गुफा है, इसका खोज कौन किया था? विष्णु वानेकर था, कुछ डला गया हुआ क्वेश्चन 2-3 वो 1958 में खोज किया था। अरे बता रहे थे वो नया कंपनी है अभी, और मिनी रत्न हो गया है, हाँ। नवरत्न, उस कंपनी का नाम IRFC, दो ईवी नया रेलवे कंपनी से ही है। संबंधित है। एक IRCTC ईवी रेलवे से संबंधित, IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इतना सुनी ना, चल जाए।